ध्यान दें, सबसे पहला वहां पर लिखा है कि आपको पता है ना 1 फरवरी को सरकार का बजट आता है। बजट में चर्चा होती है कितना पैसा खर्च करना है देश के डेवलपमेंट में पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में, उस पैसा खर्च करने के लिए कितना पैसा चाहिए पब्लिक रेवेन्यू के रूप में, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स, कितना टैक्स लगाया जाएगा, कितनी सब्सिडी दी जाएगी। ये जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं एक्सपेंडिचर को लेके, टैक्सेशन को लेके, क्या बोला मैंने, एक्सपेंडिचर को लेके और टैक्सेशन को लेके ये जो डिसीजन लिए जाते हैं 1 फरवरी को, उसी पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी। The policy announced and proposed on 1 फरवरी, implemented from 1 अप्रैल। आती फरवरी में इंप्लीमेंट होती है 1 अप्रैल से, नए साल। अब आपको तो पता है कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट होता है, एक्सपेंडिचर स्टार्ट होते हैं अप्रैल के महीने से। अनाउंसमेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। कहां पर अनाउंसमेंट होता है, दोनों हाउसेस में अनाउंसमेंट होता है। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अगर आपने बोला कि भाई इतना इनकम टैक्स वसूल करना है, तो ये तो आपने अनाउंस कर दिया, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपने बोला ये हम जीएसटी को इतना कम कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल्स, स्टेट जीएसटी काउंसिल्स, यूनियन टेरिटरी जीएसटी काउंसिल्स। बेसिकली पॉलिसी बनाने का काम, पॉलिसी बनाने में पर क्या करते हैं बताओ, गवर्नमेंट एडजस्ट करती है किसको, अपने स्पेंडिंग लेवल को। व्हाट इज स्पेंडिंग लेवल, एक्सपेंडिचर एंड बोलो बेटा टैक्स, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। व्हाट इज दैट मीन, अगर सरकार के खर्चे बढ़ते हैं तो सरकार को अपने टैक्स रेट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा उसको एडजस्ट करने के लिए। आप सिर्फ एडजस्ट नहीं करते हो, आप समय समय पर उसको मॉनिटर भी करते हो, और यही एडजस्टमेंट्स देश की इकोनॉमी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। आज जीएसटी रेट कम होने से बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे रेवेन्यू कम हो गए। अब आपको पता है रेवेन्यू कम होगा तो आपका एक्सपेंडिचर इफेक्ट होगा। अब एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला वाला कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा वाला कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा वाला कौन सा है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आपकी प्राइस स्टेबिलिटी आ गई और रोजगार आ गया, रिसर्च सेंटर आ गए, प्रोडक्शन हो गया, अरे बोलो। और लास्ट कौन सा था, ये 4 पॉइंट है जिसका खेल है। 1 फरवरी को ये 4 चीजें डिसाइड कर रहा है गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग लेवल्स, टैक्स रेट के हिसाब से। उल्टा भी बोल सकते हो आप, टैक्स रेट डिसाइड करता है स्पेंडिंग लेवल के हिसाब से, फिर उसको मॉनिटर करेगा। ऐसा थोड़ी ना हो गया कि आज आपने पॉलिसी लिया और अगले साल उसको देखोगे आप, हर 3-3 महीने में, 2-2 महीने में, हर महीने सरकार उसको मॉनिटर करती है कि जो हमने सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यही मॉनिटरिंग और यही स्पेंडिंग लेवल और यही टैक्स रेट इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, देश की इकोनॉमी को। किसको, देश की इकोनॉमी को। सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि जीएसटी रेट्स कम किया तो शायद एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, वो स्पेंडिंग लेवल बढ़ेगा, स्पेंडिंग लेवल बढ़ेगा तो लोग मार्केट में आएंगे, लोग मार्केट में आएंगे तो लोग सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली किसका काय में कंट्रीब्यूट हो सकता है, जीडीपी में। ये सरकार की अपेक्षा है। तो फिस्कल पॉलिसी किसमें डील करता है, आप सरल भाषा में लिख दिया उसने। क्या लिख दिया सरल भाषा में, पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर में, मतलब वो 4, फिर पब्लिक रेवेन्यू में, मतलब वो 2, रेवेन्यू रिस्क, सॉरी पब्लिक रेवेन्यू 2 प्रकार के, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, टैक्स भी 2 प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, 7, 8, 9, 10 प्रकार के। और पब्लिक डेट, आपको पता है ना रेवेन्यू से बात नहीं बनती है, रेवेन्यू इतना नहीं होता कि सरकार अपने पूरे काम कर ले, तो उनको उधारी लेनी पड़ेगी। डेट भी 2 प्रकार की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होगा, विद इन द कंट्री। लोगों को बोलो भैया आप सरकार को पैसा दो, किस रूप में, डिपॉजिट्स के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, अरे बोलो, गिफ्ट्स के रूप में, ग्रांट्स के रूप में। नेचुरल डिजास्टर आता तो सरकार खुले हाथ पैसा मांगती, पैसा दो भाई हम। एक्सटर्नल डेट क्या होता है, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ, आईएमएफ के पास चले जाओ, यूएन के पास चले जाओ, जिनसे भी पैसे लेना आप। इन शॉर्ट, फिस्कल पॉलिसी मींस फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर, थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है क्या? ये अपने को काय में आ सकता है, सोचो सर, ये आ सकता है मेरे को आइडेंटिफाई द कंसेप्ट में और एक्सप्लेन।
बराबर है, 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। 5 मिनट पहले उठ के ट्यूशन नहीं आएगा तो उससे, है ना? 5 मिनट पहले उठ के ट्यूशन नहीं आएगा। ठीक है यश? तूने टेस्ट दिया सुबह की? नहीं दिया ना? अब तो वही बोल रहा हूँ मैं। समझ रहा है हर्ष क्या बोल रहा हूँ मैं? 5 मिनट पहले उठ के ट्यूशन नहीं आएगा तो, है ना? कि 5 मिनट ब्रश किए और आ गए। अपनी हरकतें सुधार, तो मेरा भी रिएक्शन सुधर जाएगा। मत घूरे घूरे मत, इतना घूरे मत बोला। बैठ जा चुपचाप, अपनी हरकतें सुधारो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों तेरा पढ़ के क्यों नहीं हुआ यश? एंडिंग का तो दिया ही नहीं था मैंने। नहीं नहीं, मैं नहीं चिल्ला था भाई। टीचर पे इतने जल्दी अपना बर्डन मत डालो, है ना? टीचर ने मंडे को बता दिया था कि थर्सडे को टेस्ट। ना नहीं तो तू रोज ट्यूशन नहीं आता ना, फिर रोज आता तो तेरे को वो भी बता रहेगा। हाँ, अरे इकोनॉमिक्स की बैच में भी तो वही सेम सर मिलता है, अलग आता है क्या कोई? कोई और आएगा पढ़ाने? इतने एक्सक्यूज मतलब भाई। हाँ, क्या होता है जब आदमी से गलतियां रेगुलरली होती है ना, तो फिर वो क्या करता है, बर्डन शिफ्ट करने की कोशिश करता है, जो तो करने की कोशिश कर रहा है। अब कैसे है, चुतलानी ब्रदर्स रोज लेट आते हैं, एक दो दिन जल्दी आते हैं, तो क्या कहना है सर, सर वो आप लेट आते हो। अभी लेट नहीं आता गधो, बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, मशीन थोड़ी ना है। 10 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं, और तुम जैसे बच्चों के लिए तो कंटिन्यू डेफिनेटली नहीं पढ़ाऊंगा। 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, अपने गले को टाइम दूंगा थोड़ा सा, है ना बेटा? समय लगता है ना। तुम्हारे स्कूलों के टीचर से थोड़ा ना कि तुम्हारी लाल करूंगा बैठ के मैं, कि बेटा आओ बैठो। पूरा ब्रेक लूंगा मैं, 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। जब मेरे को लगेगा हफ्ते में ब्रेक लूंगा, मेरे को मेरे गले पे ध्यान देना है। जीवन में कभी टाइम पे आओ, फिर देखेंगे तुम्हारे कितने तुम रेगुलर और कितने फोकस्ड हो। तो क्लास ही जानती है तुम कितने बजे आते हो, है ना? ये क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को बर्डन शिफ्ट करना ना, ऐसे बच्चे जीवन में ना अपने माँ बाप पे भी बर्डन शिफ्ट कर, आपने पैदा की, मेरे तो गलती नहीं थी। मैं तो अब आया हूं तो गलत काम करूंगा या करूंगी, तो बर्डन शिफ्ट करना बंद करो, अपनी गलती का एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ो। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? पढ़ाई वढ़ाई कर बेटा सौम्या, पढ़ाई वढ़ाई कर। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी क्लियर? बताओ क्या है ये पॉलिसी? सर गवर्नमेंट एडजस्ट करती है किसको? स्पेंडिंग लेवल को। क्या, किसके हिसाब से? इस समय समय पर क्या करती है, मॉनिटर करती है और इन्फ्लुएंस करती है किसकी? देश की इकोनॉमी को। अभी टैक्स रेट कम करने के पीछे रीजन सिर्फ एक ही था कि टैरिफ बढ़ गया है। टैरिफ बढ़ने से जो आपके एक्सपोर्ट्स है वो कम हो गए हैं, तो अगर आपको जो सामान बना है अब वो बेचना तो है, तो आप बाहर तो बेच नहीं पा रहे हो, बाहर मतलब यूएस में बेच नहीं पा रहे हो, तो आपको देश में बेचना पड़ेगा। तो दुनिया की हालत वैसी खराब चल रही है, दुनिया में काफी ज्यादा सिचुएशन अभी अनस्टेबल है, तो क्या करोगे आप? सामान को बेचना पड़ेगा, तो सामान कहाँ बेचोगे आप? देश में बेचोगे, तो देश में बेचने के लिए आपको उसको थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सस्ता। ठीक है, अरे बोलो। यस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ नहीं है, जो ऊपर पॉलिसी बनाए ना, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा वो उसकी बात कर रहा है। बनाने वाला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर है। इंप्लीमेंट कौन करेगा देखते हैं। वहां वर्ड ही लिखा, पहला वर्ड ही लिखा है, स्मूथ एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, बोलो। हु कलेक्ट द रेवेन्यू? सर डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हु, बोलो, हु स्मूथली एंड एफिशिएंटली इंप्लीमेंट द एक्सपेंडिचर। बहुत करप्शन है इसमें अपने आप, बहुत ज्यादा। सर मिड डे मील भी तो हमारा एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमेशा हर हर दिन करना है, हर हफ्ते करना है, हर महीने करना है। क्या उसका इंप्लीमेंटेशन स्मूथली होता है? एक नंबर नहीं, सब बिल्कुल करप्टली होता है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और क्या मेंटेन करनी होगी प्रॉपरली? कौन, डेट पॉलिसी की जिम्मेदारी किसको दी गई है? आरबीआई को दी गई है। आप देखो, आप बताओ क्या होगा?
तो हमने हर किसी को जिम्मेदारी, अच्छा देश में अगले 5 साल क्या करना है, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? नीति आयोग को दी गई है। तुम बना के दो पॉलिसी। क्या है नीति आयोग, बताइए आप लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक ऐसी संस्था है जो 5 ईयर प्लान बनाती है। क्या बनाती है? 5 ईयर प्लान। पढ़ेंगे नहीं पढ़े अपन ने? पुराना नाम क्या है इसका? प्लानिंग कमीशन। तो गवर्नमेंट कहता है पॉलिसी तो बन गई, स्पेंडिंग लेवल एडजस्ट हो गए, किसके हिसाब से? टैक्स रेट के हिसाब से। अब उसका स्मूथ और एफिशिएंट क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन करना है। किसको लेके? कौन रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, कौन उसे खर्च करेगा, कौन डेट पॉलिसी को ना मैनेज करेगा। इस रिफर्ड एज, बोले इस रिफर्ड एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली पॉलिसी बनाना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या लिखा देखो उसमें, दिस इंक्लूड्स preparation and implementation of government budgets along with overall growth of the country. देखो through departments and ministries, through government departments and ministries. मैं तेरे को सुबह मिलता हूँ यश, मैं तेरे को रात को मिलता हूँ, अपन रात में बैठते हैं, कभी भी मेरे से बात कर सकता है, तो है ना। कितनी आसानी से तूने बर्डन शिफ्ट कर दिया। सुन तो मेरी पूरी बात तो सुनना पड़ेगा ना। क्या लिखा पर थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। क्लियर? अरे बोलो। ईमानदार हो जाओ, अपने आप से ऑनेस्ट हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा यश, समझ रहे क्या? कल रात को जब मैं आया तो तूने मेरे को बोला मेरा एक बार पढ़ के हो गया, दोबारा पढ़ लो। बहुत इजी है अपने टीचर को ब्लेम करना, इट्स वेरी इजी। तुम्हारे एक मित्र के पेरेंट्स आए थे परसों मेरे पास में, लक्ष्य। हाउ यू मैनेज दिस किड्स, बोले हाउ यू मैनेज। बदतमीज है बोले। हाँ, बोला आई मैनेज, आई मैनेज वेरी स्मूथली। तो बर्डन शिफ्ट करना, जवाब दे देना, ये हो सकता है उस समय के लिए कूल लगे, बट वो कहीं ना कहीं आपकी तुरंत अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन रेस करना है। बेटा अभी जो टाइम आया वो तो क्रिटिकल टाइम है, जिसने पढ़ लिया इस टाइम पर। अब अगर तुमको कोई टीचर पढ़ने के लिए बोल रहा है, करियर पे फोकस करने के लिए बोल रहा है, डिसिप्लिन होने के लिए बोल रहा है, और अगर वो तुमको पसंद नहीं है, तो फिर तुम बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जीवन में, है कि नहीं? अब आ गया अपना लास्ट टॉपिक, गवर्नमेंट बजट। सब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। बजट बट सुनते ही अपने जहन में क्या आता है? सब बजट मतलब मेरा जेब में कितना पैसा है और उसको मैं कितना खर्च करूंगा। भाई ये इंडिविजुअल बजट है, घर का बजट है, सरकार का बजट ऐसा नहीं होता है। सरकार का बजट डिसाइड होता है एक्सपेंडिचर के हिसाब से, देश में कितने पैसे की जरूरत है, उसके हिसाब से हमें कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो क्या देखा, बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बोलो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? यस, ये एक इंपॉर्टेंट वेपन है, हथियार है, ये एक तरीका है, एक जरिया है। क्या, किस चीज के लिए? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू विच, बोलो, ऑल फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड। यहाँ स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब राज्य गवर्नमेंट नहीं, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में देश को रिफर किया जाता है स्टेट से, ध्यान रखना। हाँ? क्या बोल रहा है बेटा? बजट क्या है? कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है, किस चीज के लिए? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो क्या मैनेज करेगा? आपके फाइनेंशियल अफेयर्स। अब एक चीज तो पता तुम लोगों को, बजट मतलब क्या है? एक कागज है, कागज का टुकड़ा है, उस पर सब लिखा है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू, क्या लिखा है? देखो, बजट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या शो करता है ये? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू
एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर, देखो कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, कितना पैसा हमको मिलेगा, बोलो। एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, इतना पैसा हमको मिलेगा टैक्स के रूप में और नॉन टैक्स के रूप में। एग्जैक्टली मिल सकता है क्या, नहीं ना, एक्सपेक्टेड ही होगा। वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हमने किसके हिसाब से फिक्स किया है, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहे हैं आप कभी ना बजट सुनना, उसमें सरकार ये नहीं बताती है हम कितना पैसा कमाने वाले, क्योंकि वो तो पता ही नहीं ना, वो सिर्फ इतना बताती है हम इतना पैसा खर्च करने हैं। एक्सपेंडिचर का अमाउंट पहले से डिसाइड होता है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड होता है, आया तो आया, नहीं आया तो लोन लेंगे, या एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, या कुछ तो जुगाड़ करेंगे। तो ये वर्ड बोलना मत आप लोग, क्या है, इट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज, बोलो, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द, बोलो, कमिंग फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में अब ये फाइनेंशियल ईयर तो आप लोगों को पता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब वहां इन इंडिया क्यों लिखा है, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है, वहां कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर। आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में, 112। क्या कहता है वो, बोलो, क्या एक्सप्लेनेशन है, हर बजट में 7 बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिटेल से बताते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपना बजट बना के पैसा कलेक्ट करके उस पैसे को सर्च करेगी और बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप मेरी पूरी बात सुना, गवर्नमेंट में टैक्स को लेकर अलग बातचीत होती है, बजट में एक्सपेंडिचर को लेकर अलग बातचीत होती है, एग्रीकल्चर को लेकर अलग बातचीत होती है, एजुकेशन को लेकर अलग बातचीत होती है, हेल्थ को लेकर अलग बातचीत होती है। लॉजिक कैसा है, 7 डॉक्यूमेंट होंगे और 7 डॉक्यूमेंट में अलग अलग चर्चाएं होंगी। रेलवे का बजट भी आजकल किसके साथ आता है, इंडियन यूनियन बजट के साथ। नहीं तो पहले रेलवे का बजट अलग आता था, अब दोनों एक ही दिन में आते। और रेलवे का अलग डिपार्टमेंट है, रेलवे का अलग मिनिस्ट्री है, और रेलवे बहुत बड़ी संस्था है, तो उसका बजट अलग लाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो आर्टिकल 112 ने क्या बोला है, बजट के 7 चेहरे हैं, किस नाम से, 7 बजट डॉक्यूमेंट्स। क्या है, 7। अगर आपने कभी बजट देखा होगा लाइव टीवी पर, लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी पर, 2-3 साल पहले तक ब्राउन कलर के जो बैग होते थे उसमें वो लोग बजट के डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, एंड दे ऑलवेज, जब भी बजट प्रपोज करने जा रहे हैं, वो अनाउंस करने जा रहे हैं, तो उनके पास बैग होता था, उसमें डॉक्यूमेंट होते थे। अब वो थोड़ा सा टैब के थ्रू बता रहे हैं, ऑनलाइन कर दिया। तो देखो क्या लिखा है वहां पर, द वर्ड बॉगेट, बजट, डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, कौन सा वर्ड है, बॉगेट से, विच मीन्स अ बैग, अभी बताया मैंने, और ए वैलेट। वो उस बैग के अंदर क्या थे, बताओ क्या रहते थे, फाइनेंशियल प्रपोजल, फाइनेंशियल प्रपोजल्स। द फाइनेंशियल प्रपोजल्स आर इन द फॉर्म ऑफ, बोलो बेटा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो आपको तो पता है, अगर बजट पे क्वेश्चन आया है तो पहले आप ये लिखना, ये मीनिंग, ये वाला पैराग्राफ, फिर ऊपर वाला पैराग्राफ लिखना। समझा क्या, अरे बोलो। तो कौन सा बैग होता था, डार्क ब्राउन चॉकलेटी कलर का बैग, उसके अंदर होती है डॉक्यूमेंट, आज भी होता है, अब सरकार ने उसको डिजिटल कर दी। क्या कर दी है, डिजिटल। सर बजट अगर मेरे को पढ़ना होगा तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ये आजकल तो कहीं भी मिल जाता है, कोई भी डाउनलोड करके डाल देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, अरे बोलो यार। तो बजट क्या है, प्रपोजल है, क्या है, इतना पैसा लेंगे और उसमें यहां खर्च करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है अपने। बजट वर्ड का यूज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस वर्ड का यूज है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट करके कोई वर्ड ही नहीं होगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शो करता है सरकार का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। अब दो, सुनना पूरी बात, अब 2 कंसेप्ट है बजट के, 2 कंसेप्ट है, प्रकार नहीं, प्रकार बाद में पढ़ेंगे। 2 कंसेप्ट है, पहला, सेंट्रल बजट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, रेवेन्यू बजट, दूसरा क्या है, कोई क्लास में रेगुलर हो गए तो आ जाएगा आज फटाफट। आपको पता ना, रेवेन्यू बजट के 2 पार्ट होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टैक्स रेवेन्यू और रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं, रिकरिंग।
चलो मेरे को आंसर दो फटाफट। क्या इंटरेस्ट देना रिकरिंग है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। क्या सब्सिडी देना रिकरिंग है? बिल्कुल है। सैलरी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अरे बोलो, ये सब कौन से एक्सपेंडिचर है बच्चों, बोलो। ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू रन हॉस्पिटल्स, टू रन स्कूल्स। तो मैं एक लाइन बोलता हूं, उसको क्लियर करूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कम्स फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट। कहां से खर्चा होता है उसका? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आ जाओ काय में, कैपिटल बजट। सर ये भी पढ़ा हुआ है, इसके भी दो पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होगा? जो सरकार पैसा कमा नहीं रही है, सरकार पैसा उठा रही है। ये हिंदी में लाइन याद रखना, सरकार पैसा यहां से कमा रही है, सरकार यहां से पैसा उठा रही है। किस फॉर्म में उठा रही है? नंबर वन, लोन के फॉर्म में। किससे ले रही है? पब्लिक से। और किससे ले रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अरे बोलो, याद है आपको एक चीज पढ़ाए होंगे, शायद काशिफ सर ने पढ़ाए होंगे, मैंने ही पढ़ाया होगा। सरकार के पास जब पैसे की कमी होती है तो सरकार अपनी जितनी भी एसेट्स है बिजनेस के रूप में, जैसे बीएसएनएल, भेल, याद है 11 में पढ़ाया था मैंने, नवरत्न कंपनियां, इन कंपनीज को जो उन्होंने चालू किया है कंपटीशन में आने के लिए, प्राइवेट कंपटीशन में आने के लिए, इन सब का सरकार ने क्या कर दिया है? प्राइवेटाइजेशन। क्या कर दिया है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप अपनी एसेट्स को सेल कर देते हो। इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्समेंट। क्या बोलते हैं? लिखो डाइवर्समेंट की मीनिंग, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? आप पैसे ले रहे हो वन टाइम के लिए और जिंदगी भर की एसेट खत्म हो जा रही है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस। एग्जांपल दो इसका, एयर इंडिया में अभी किसको प्राइवेटाइज कर दिया आपने? उसको टाटा को देके 26% कुछ। तो डाइवेस्टमेंट की मीनिंग कुछ याद है? एक वर्ड पढ़ाया था 11 में, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? अपने बिजनेस में दोबारा ना इन्वेस्ट करते हुए उसको क्या कर दो? उसके शेयर्स इश्यू कर दो। उसके क्या इश्यू कर दो? उसके शेयर्स, किसी और को बांट दो। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताइए, अगर आप अपने बिजनेस को सेल कर रहे हो तो बेसिकली आप अपने एसेट्स को कम कर रहे हो ना भाई। वन टाइम के लिए तो पैसा आ जा रहा है आपके पास, बट जिंदगी भर की एसेट कम हो जा रही है। लोन फ्रॉम, बोलो, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन बॉडीज। सब फॉरेन बॉडी का नाम बताओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिक्स, लिख के रख लो, याद रहेगा। स्टेट डिपॉजिट फंड्स, जो पैसा पब्लिक का आपके पास रहता है, और लास्ट में क्या लिखा है? स्पेशल डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक। तो एक चीज समझिएगा आप लोगों कि जितने भी नाम लिखे हैं, इससे कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि सरकार यहां पैसे कमा रही है, इससे भी ये लग रहा है कि सरकार पैसे उठा रही है। तो मैं एक लाइन बोलता हूं कैपिटल रिसिप्ट के लिए, मेरी पूरी बात सुनना, ओए पूरी बात सुनो। मैं एक लाइन बोलता हूं कैपिटल रिसिप्ट के लिए। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वह रिसिप्ट जो ना आपकी लाइबिलिटी को कम करता है, ना आपकी एसेट्स को बढ़ाता है। बोलो क्या बोला मैंने? कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो आपकी लाइबिलिटी को ना कम करता है, ना आपके एसेट्स को बढ़ाता है। उल्टा भी कर सकते हो, बोलो कैसे? ना बोलो, आपके एसेट्स कम हो रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है, वही तो हो रहा है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, और इसको बोले, इसको क्या बोलोगे? ये आपकी लाइबिलिटी भी कम करता है और आपकी एसेट्स भी बढ़ाता है। अरे यहाँ तो वही रहे ना, पैसा लेके हम क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। पैसा लेके हम क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। पैसा लेके कि पैसा कमा के? कमा के। यहाँ कमा रहे सर। ये दो जो पढ़े आपने, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ये ध्यान देना, ये कैपिटल बजट के प्रोविजन है। दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? ये टाइप्स ऑफ बजट नहीं है, ये टाइप्स ऑफ बजट नहीं है, टाइप्स ऑफ बजट है पीछे। और कैपिटल पेमेंट्स क्या है? बोलो, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अभी तो पढ़ाया बेटा। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, अरे बोलो, लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज एंड छोटे छोटे कॉर्पोरेशंस। और साथ में कौन से खर्चे करती है सरकार, बताओ? सोशल एक्सपेंडिचर और कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जनरल। सर डिफेंस में कौन सा वाला? वो प्लेन खरीदना, हथियार खरीदना। अच्छा, आर्मी नेवी वालों को अगर आप सैलरी दे रहे हो तो क्या में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। सर एक एग्जांपल दो कम्युनिटी सर्विस का। यार नगर परिषद में देखो आप, वो साफ सफाई होती है ना रोज सुबह, वो मच्छर मारने की दवा, वो सब कौन सी सर्विस है? कम्युनिटी सर्विस है। ठीक है, अरे बोलो, ये सब कौन से एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है?
अच्छा मुझे बताओ बेटा, एक मिनट पूरी बात सुनना। अभी यही मैं 3 नाम लेता हूं आपके सामने, वो आएंगे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना, प्राइस स्टेबिलिटी, ये सब काय में आता है। अभी गौर से देखो, ये एक्सपेंडिचर देखने से आपको लग रहा है कि डायरेक्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूटर है। नहीं सर, सरकार यहां पर पैसा दे रही है, पैसा ले रही है और पैसा दे रही है। अब किस रूप में जा रहा है देखना आपने। अब आ जाओ आप लोग का नंदनी, अगर नींद आ रही बेटा तो घर निकल जाओ, चुपचाप चुपचाप घर निकल जाओ, क्या ना सामने बैठ के सोना तेरे को। हाईवे, डैम्स सब काय में आएंगे, पक्का इसमें आएगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसमें आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट का एग्जांपल तो छोटा सा, एक इंडस्ट्री लगा रहे हो आप, वो इंडस्ट्री काय में कंट्रीब्यूट करेगी बताओ, जीडीपी। मेरी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक रोड बनाई, और रोड इसलिए बनाई क्योंकि हमारी फैक्ट्री लगने वाली, बोलो रोड काय में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फैक्ट्री काय में आएगी, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। रोड से जीडीपी नहीं बढ़ेगी ना डायरेक्टली। रोजगार कैसे पैदा होगा, रोड से पैदा होगा कि फैक्ट्री से पैदा होगा। क्योंकि रोजगार रोड से अगर पैदा होगा तो वो तो टेम्पररी है, पता है ना कैसे, रोड बनी रोजगार खत्म। जीडीपी का मतलब क्या होता है, रिकरिंग होना ना। अरे बोलो, हाईवे, डैम्स, ये सब काय में कंट्रीब्यूट होता है बेटा, बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है ये। एक बार हाईवे बन गया, खेल खत्म। फैक्ट्री, बिजनेस, ये सब क्या होता है, रिकरिंग है, जब तक दुनिया तब तक ये रहना चाहिए। अब बजट के 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, तो फोकस करना थोड़ा सा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा ध्यान देना। पहला क्या है, बैलेंस बजट। आपको नाम से ही लग रहा है बैलेंस बजट का मतलब क्या होगा, जितना रेवेन्यू उतना एक्सपेंडिचर। देखो क्या लिख रहा है, ये वह बजट है जिसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है, बोलो गवर्नमेंट का इक्वल है। क्या है, इक्वल है। फॉर्मूला पढ़ो, उसको क्या लिखा है, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मेरा एक सवाल है तुमसे, हमारे घर में बैलेंस बजट नहीं बन सकता तो देश में कहां से बने, हमारे घर में नहीं बन सकता सर। मगर ये कंसेप्ट तो वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के लिए आया था ना, जहां सिर्फ बिजनेसमैन और हाउस होल्ड रहते हैं, जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट, बोले जितना पैसा है उतना ही खर्च करो। हाँ, 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब देखो क्या लिखा है, ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ। आपको तो पता है एडम स्मिथ का फंडा क्या था, फ्री मार्केट इकोनॉमी, वही बनाओ जो लोगों को चाहिए। याद आ रहा है कि लेसेस फेयर पॉलिसी ऐसी इकोनॉमी का समर्थन करता है जहां गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, बोलता है न्यूट्रल इफेक्ट आता है इसका इकोनॉमी पे, ना खर्चा ज्यादा होता है ना खर्चा कम होता है, जितनी जरूरत है उतना। बोलते हैं बेस्ट बजट है, और आपको तो पता है बेस्ट चीज एक्सिस्ट नहीं करती, बेटर हो सकते हो आप, बेस्ट नहीं हो सकते आप, दिक्कत है। हाउएवर, हाउएवर लिख के खेल खत्म कर दिया उसने। व्हाट इज हाउएवर, एक्सेप्शन। ऊपर क्या बोलता है, बेहतरीन है, जोरदार है, नीचे क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहा है, मैं मानता ही नहीं, बोले बैलेंस बजट में नॉट बी ऑलवेज सुटेबल फॉर द इकोनॉमी। मॉडर्न गवर्नमेंट्स क्या पे काम कर रही है, वेलफेयर पे, और वेलफेयर के चक्कर में सरकार के खर्चे हमेशा ज्यादा हों। अरे बोलो, वेलफेयर है, दुनिया की स्थिति अनस्टेबल है, वॉर चल रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर। अभी मतलब आप सितंबर का महीना चालू है और आप पानी देख रहे हो जिस लेवल पे आ रहा है, तो कितने ज्यादा फसल खराब होगी। फसल खराब होगी तो उसके पैसे आपको किसान को दिलवाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, बहुत सारे माता बच्चे। तो क्या ये बजट आज मॉडर्न टाइम्स में पॉसिबल है, नहीं सर, बहुत मुश्किल। समझे क्या, अरे बोलो, हाईलाइट करो ना थोड़ा पॉइंट्स, थोड़ा ड्राइंग बनाओ, करो ना, करो, है ना, किया करो ये सब, है ना, अच्छा लगता है ना, बुक पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, कुछ मेहनत की आपने, करो ना उसको। हाँ, मेरे लाल, हरा हरा करो ना उसको, नीला नीला करो, जो भी करना होगा जिस कलर का भी करो ना। कर लिया भी सेम, वेरी गुड। न्यूट्रल इफेक्ट का मतलब समझा क्या हो, ना खर्चा ज्यादा ना रेवेन्यू ज्यादा, जितनी इनकम उतना एक्सपेंडिचर, जितनी एक्सपेंडिचर उतनी इनकम। मैं बता रहा, घर में ऐसा बजट नहीं बनता हमारे देश के लिए, कहां से बनेगा। और ऐसे भी आपको पता है एडम स्मिथ देश की बात करता नहीं था, वो बात करता था इंडिविजुअल्स की। किसकी बात करता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आज काम के बजट पे, सरप्लस बजट,
क्या लिखा है पढ़ो, अभी क्लास में याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जहां एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आर मोर देन, क्या होता है बेटा एस्टिमेटेड का मतलब एक्सपेक्टेड। अरे आप अंदाजा ही लगा सकते हो भाई, एग्जैक्ट कैसे बताओगे? फॉर्मूला क्या लिखा है, एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स आर मोर देन एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मेरी पूरी बात सुनना, ओए ये बजट भी आज पॉसिबल नहीं है, बट कभी कभी एट टाइम्स आप यूज कर सकते हो जब देश की परिस्थिति बेटर है। मेरी पूरी बात सुनो, ओए अगर देश की परिस्थिति बेटर है मतलब देश में पैसा है, देश में पैसा है मतलब लोग खर्च कर रहे हैं, लोग खर्च कर रहे हैं मतलब देश में इन्फ्लेशन है। जब देश में इन्फ्लेशन आता है इसका मतलब लोगों के पास पैसा, ऐसा अजम्पशन है। अगर लोगों के पास पैसा है तो सरकार क्या बोलती है, जब लोग ही खर्च, मैं क्यों करूं, मैं उनसे ले लेती हूँ, किस रूप में, टैक्स के रूप, तो मेरी इनकम भी हो जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर लूंगी मैं। अरे बोलो, आपको पता है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। तो मैं हमेशा कहता हूं इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड बाय कंज्यूमर, enjoyed by producer and government. Who create inflation? Consumer, जा जाके खर्च कर रहा है। Who enjoyed? Producer and government. तो क्या लिखा देखो, ये बजट यूजफुल कब होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। अंडरलाइन करो भाई साहब, डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट बनाना है अपने को। पहला पॉइंट क्या बना, डिफरेंस बिटवीन का मीनिंग। दूसरा क्या बना, फॉर्मूला, देखो सबके फॉर्मूले लिखे हैं वहां। तीसरा क्या लिखा, व्हेन यूज्ड, तो बैलेंस बजट कब यूज होता है, जब कौन सा इफेक्ट होता है बताओ, न्यूट्रल इफेक्ट। क्या करने वाली सरकार बताओ, जब देश में महंगाई होगी तो सरकार बोलो अपने टैक्स रेट्स को बढ़ाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड काय में आएगा, कंट्रोल में। सरकार का रेवेन्यू भी हो जाएगा, डिमांड भी कंट्रोल में हो जाएगी। अरे बोलिए, देखो बोले ऐसी कुछ लिखा है क्या, पढ़ो क्या लिखा है। इन्फ्लेशन के टाइम यूज होगा, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत, चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किसके लिए कंट्रोल करना जरूरी है इन्फ्लेशन, उनके लिए जिनके पास बोलो हैव मोर और लेस फिक्स इनकम। फिक्स सैलरी लोग 10,000 की सैलरी है, जिंदगी भर वही कमा रहे। भाई जिसके पास जिंदगी भर से उतना ही पैसा है, 10,000 की सैलरी, 20,000 की सैलरी, तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसकी सैलरी कॉन्स्टेंट है, चीजों के दाम थोड़ा कॉन्स्टेंट। अरे बोलो, फिर क्या लिखा है, कैसे करोगे सर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल, आपने बताया मैंने तुम लोगों को, डिमांड को कंट्रोल करके। डिमांड को कैसे कंट्रोल करोगे आप, टैक्स को बढ़ा के। तुम्हारे डिमांड के लिए देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड के बाजू में आप लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, याद रहेगा आपको। अरे आंसर दो भाई, कैसे डिमांड को, आप डिमांड को कम नहीं कर सकते हो, डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो। आप ये थोड़ा ना बोलोगे किसी को कि आप जाके इतना मत खर्च करो, आप ये बोल सकते हो भाई प्राइस बढ़ा दिया हो मैंने, टैक्स बढ़ा के, इससे ज्यादा मत खर्च करना। देखो वहां लिखा है कैसे कंट्रोल करोगे आप डिमांड को, बाय इंक्रीजिंग टैक्सेशन। उससे क्या बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू। उससे क्या कम होगा, लोगों का परचेजिंग पावर। अरे बोलो भाई, उससे क्या करेगी बताइए, एग्रीगेट डिमांड। किस तरफ जाएगी एग्रीगेट डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट। और क्या कंट्रोल में आएगा, इन्फ्लेशन। पूरा खत्म कर दिया उसने पॉइंट। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एवरीथिंग एल्स। assumptions ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़े कि नहीं पढ़े, इसको उल्टा कर देंगे ना अगर जीएसटी वाले से, तो उल्टा हो जाएगा। जीएसटी रेट्स कम किए अपन ने, अब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। सरकार का रेवेन्यू, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस लेवल्स, प्रोडक्शन लेवल्स, सब उल्टा हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन नहीं है ना, रिसेशन चालू है। मैं चाहता हूं आप लोग फटाफट ये पैराग्राफ को एक ही बार में निपटा दो यहां से। बताओ, एक एक लाइन में पढ़ना। बताइए, ये वाला बजट कब यूज होगा, इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किन के इंटरेस्ट के लिए कंट्रोल बहुत जरूरी है, जिनके पास मोर और लेस क्या है, फिक्स इनकम है। क्या, किस चीज को कंट्रोल करना है आपको, इफेक्टिव डिमांड। क्या बढ़ा के, उससे क्या बढ़ेगा सरकार का, उससे क्या कम होगा लोगों का, उससे क्या कंट्रोल में आएगी, किस तरफ जाएगी, इसको कंट्रोल करेंगे हम, बरोबर है क्या। अरे बोला भाई सर, एक बार ये डाउनलोड मूवमेंट समझा दो, मतलब मैं अपने आपके डाउट अपने मन से ले रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड ऐसे चालू होती है और ऐसे जाती है। सर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ पढ़ाए थे आपने, ये इंडिविजुअल है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ देश की बात। मालूम है ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होती, बोलो क्यों, ऑटोनोमस कंजम्पशन। देश के पास अगर फूटी कौड़ी भी नहीं होगी तो देश कुछ तो कंज्यूम करेगा ना।
कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं उसको? ऑटोनोमस। व्हाट इज ऑटोनोमस? रोटी, कपड़ा, मकान। तो जब पैसा आता है तो डिमांड तेजी से बढ़ती है, पैसा ले जाने पर डिमांड थोड़ी सी कम होती है, तो जो डाउनवर्ड मोमेंट था वो ये वाला था। मगर ये डिमांड कभी जीरो, तो सर ये डिमांड ऐसे ऊपर से चालू हो सकती है, क्या पैसा आएगा तो ऊपर से चालू होगी, और ऊपर से चालू होगी, फिर ऐसे। अरे बोले यार, तो ये आप लोगों को कोर्स में नहीं है, बट बताना होगा आपको। इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसके दो पार्ट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, सुनना मेरी पूरी बात। ए प्लस बी इंटू वाई। ए मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। बी मतलब इंड्यूस कंजम्पशन, लग्जरी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स, जिसका इनकम से ही लेना देना। वाई मतलब इनकम। सर वाई मतलब इनकम, अरे पढ़े तो सारे इलास्टिसिटी फॉर्मूले मत बोलो। ए प्लस बी इंटू वाई। एग्रीगेट डिमांड कैन नेवर बी zero, can never be zero. Why it never be zero? Just because A can never be zero. What is A? Autonomous consumption. सब कोविड के टाइम पर तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया था, खाना थोड़ा बंद किया था। एजुकेशन हेल्थ, इससे तो चल ही रहा था। बताओ याद हो गया बजट आपको? समझ गया क्या ये बजट आज की तारीख में पॉसिबल है? सर ये आज की तारीख में मुझे लगता नहीं कि देश इसको यूज भी करता हो। साल भर तो यूज नहीं करता होगा, पार्ट्स में यूज कर सकता है। अरे बोलो यार, अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, देख क्या लिखा उसमें, सरप्लस बजट शुड नॉट बी यूज्ड इन द सिचुएशन अदर देन क्योंकि अगर तुमने इसको तब यूज किए जब देश की स्थिति खराब है, तो क्या आ जाएगा देश में? एंड लो लेवल्स ऑफ, क्योंकि ऐसा देश जहां पर टैक्स रेट बहुत धंधा पानी चौपट होता है। समझे क्या? अरे बोलो, अपन नहीं सुनते कि यूएई में, दुबई में टैक्स ही नहीं लेते? नहीं लेते वो लोग टैक्स, उन लोग बाकी चीजों में पैसा कमाते हैं। उन लोग बोलते हैं हमारे आओ, बिजनेस चालू करो, हमारी रियल एस्टेट यूज करो, हमारा हमारा जो रिसोर्सेज है वो यूज करो, आगे तुम्हारे इनकम टैक्स करके कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती। वो यूनिफॉर्म टैक्सेशन है, जो भी है सब क्या है? यूनिफॉर्म। अब एक्सैक्टली उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा? अब ये दुनिया में हर कंट्री यूज करती है इसका। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम सब अब अज्यूम करके खुद बना सकते हो व्हाट इज डेफिसिट बजट, जहां आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम रहेगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा। अब आ जाएगा आपको, लिखा है बच्चे, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आर लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। क्या लगता है तुम लोगों को ये बजट कब यूज होगा? सर रिसेशन में, डिप्रेशन में। अरे बोलो यार, लिखा है देख। अब मुझे बताओ क्या होने वाला है? सर यहां पर ना टैक्स रेट्स कम होंगे या इंटरेस्ट रेट्स भी। सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स को, सब्सिडी क्या है सरकार का? एक्सपेंडिचर लो, सब्सिडी लो, चलो किसानी करो, खेती करो। ट्रांसफर इनकम बढ़ाई, बोले ट्रांसफर इनकम, लोगों के जेब में फोकट का पैसा डालेगी। 1500 रुपए 3000 रुपए, 1500 रुपए 3000 रुपए। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों करती सरकार? कि रोजगार आए। सर बिजनेसमैन को सब्सिडी देना भी एक्सपेंडिचर है कि? हाँ। कम दाम में जमीन देना? हाँ। टैक्स को माफ करना? हाँ। ये सब क्या है सरकार का? एक्सपेंडिचर। सर कोई बिजनेसमैन बोल रहा मैं गांव देहात नहीं जाऊंगा बिजनेस करने के लिए, सरकार क्या बोलेगी? थांबा, सब्सिडी देंगे तेरे को। सब्सिडी क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। देखो क्या लिखा है, ये एक्टिविटीज कब आएगी? ये सिचुएशन का भी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन से लेवल पे रहेगी? लो लेवल पे। जब देश की स्थिति खराब है तो क्या जनरेट होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। अब फटाफट आंसर दो आप, इधर बोलो। इस सिचुएशन में टैक्स रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अरे जेब में पैसा आएगा तो उस पैसे को लेके मार्केट में जाएंगे ना अपन। पब्लिक एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होंगे बच्चे, या तो कंज्यूमर के जेब में पैसा डाल दो, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, या प्रोड्यूसर को क्या दे दो? सब्सिडी दे दो। सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी मिल रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि सोलर प्लांट ज्यादा से आराम से। आपको पता है ना, वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सब्सिडाइज होते हैं किसान के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा खेती हो, किसानी। चलो वहां जैसे उल्टा पढ़े थे ना, यहाँ इसका बिल्कुल एक्सेप्ट पढ़ लेते हैं। बोले बेटा, यहां पर क्या बढ़ने वाला है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। आपको तो पता है सरकार की बोरोइंग्स भी बढ़ेगी। और इस बोरोइंग्स, सरकार के पास पैसा है नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्स रेट्स को, तो लोन बढ़ेंगे। देखो लिखा है बोरोइंग। अरे बोलो, पॉइंट वर्ड लिखा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या लिखा है? इसको क्या बोलते हैं मालूम क्या? एक बोरिंग चुकाने के लिए दूसरी बोरिंग्स। लिखो, रीपेमेंट ऑफ लोन थ्रू लोन्स। अरे लिखो, रीपेमेंट ऑफ लोन थ्रू लोन्स।
एक उधारी चुकाने के लिए दूसरी उधारी, इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंस। आप फाइनेंस ले रहे हो क्या करने के लिए? फाइनेंस चुकाने के लिए। चलो सरकार खर्च कर रही है, अब खर्च करने से क्या होगा? अभी पढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। उसके बाद देश में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। अरे आएगा क्या भाई? अब इसको बिल्कुल जैसे पढ़े थे उसको वैसे पढ़ेंगे। बताइए ये बजट कब यूजफुल है? लिबरेशन के टाइम, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन से लेवल पे है? लो लेवल पे है। क्या रिजल्ट्स होते हैं उससे? अनएम्प्लॉयमेंट। तो सरकार क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएगी, अपनी बोरोइंग्स को बढ़ाएगी, अपने सब्सिडी को बढ़ाएगी, अपने खर्चों को बढ़ाएगी। उससे क्या होगा बताइए? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड, और देश में क्या आएगा? और इन्वेस्टमेंट्स आने से ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ती है। अरे बोलो क्या लिखा? पढ़ो। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक हैव कंसिस्टेंटली रिसोर्टेड टू, बोलो, फॉर रिसोर्टेड का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेड। हम यही वाला फॉलो करेंगे बजट, हम नहीं चेंज करने वाले। वो जो राशन मिलता है 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, है ना एक्सपेंडिचर? अरे बोलो क्यों कर रही सरकार ऐसा? सरकार सोच रही है क्योंकि इनके जेब में पैसा बचे, तो राशन में पूरा पैसा खर्च रहे हो, तो पैसा बचेगा तो पैसा लेके कहा जाएंगे? फिर मार्केट मार्केट जाएंगे भाई, कुछ तो खर्च करेंगे। चलो तीनों बजट समझेंगे। कौन सा वाला बजट है अभी मुझे बताइए। कल फेडरल रिजर्व ने, मतलब अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम किया। इसका अंदेशा क्या है? दुनिया में मंदी चल रही है, मतलब वो लोन सस्ता करना चाह रहा है, वो चाह रहा है लोग लोन लें। आरबीआई भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्टिक करके बैठा है, उसको भी लग रहा है कि गड़बड़ है। आरबीआई ने भी थोड़ा थोड़ा अपने इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस किया, पॉइंट्स पर, कुछ पॉइंट्स पर। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होगा मतलब लोन को सस्ता किया जाएगा। लोन सस्ता करने का मतलब क्या है? आओ पैसा लो और प्लीज उसको कहीं ना कहीं खर्च करो। अरे बोलो। और लास्ट का इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, आप देख लीजिए यूनियन बजट जो है वो लोगों को अफेक्ट करता है और देश को अफेक्ट करता है। बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा? टैक्स। टैक्स डिसाइड करता है किसकी किस्मत, किस्मत मतलब फेट, किसकी किस्मत? बिजनेस है, इंडिविजुअल। ज्यादा लगाओगे तो भाग जाएंगे, कम लगाओगे तो फैलेंगे, तो वो डिसाइड करना है कितना लगाना है। अरे बोलो। और क्या डिसाइड करता है टैक्स? बताइए। डिस्पोजेबल इनकम क्या डिसाइड करता है? क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम? जो टैक्स देने के बाद आपके हाथ में बचेगी। ये हो गया। ये जो शुरू की 4 लाइनें, ये पूरी किसके बारे में बात कर रही है? टैक्स के बारे में। अब अगली लाइन, गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, जैसे कि डिफेंस। कौन सा वाला है डिफेंस? सर वो बढ़ाया जाए, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, वो भी मतलब उसका जीडीपी से कोई लेना देना, डेवलपमेंट से कोई लेना देना। पता है ना, तो जीडीपी पूरी हो, डेवलपमेंट पूरा हो, ये वाला तो करना ही है। अरे बोलो। हाँ, इसके इसके आर्मी वालों को, नेवी वालों को जो सैलरी है वो गायब है। वेरी एक्सपेंड। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्लान, पुलिस, जुडिशरी। फिर बोलो, स्कूल्स बनाओ, अस्पताल बनाओ, फिर एजुकेशन, हेल्थ, फिट द लाइफ ऑफ द सिटीजन एंड ओवरऑल इकोनॉमी। आपने एक चीज गौर किया कि जितने भी खर्चे सिर्फ सरकार के खर्चे दिखा रहे हो, तुम्हारे मेरे खर्चे नहीं। मतलब ये काम सरकार को करना है, इररिस्पेक्टिव पैसा हो या। ऑल्सो बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट यूज इट एज ए माध्यम, मीडियम फॉर, बोलो, इम्प्लीमेंटिंग, बोलो, इकोनॉमिक, विच जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंट होगा 1 फरवरी से अच्छे तरीके से। 1 फरवरी का जो बजट आएगा उसको अच्छे से अनाउंस किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, अपने को लगता है सबको पता नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता। क्या बजट में दिया हुआ कोई भी डिसीजन इसको अफेक्ट करेगा क्या? बोलो। क्या आपकी साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम को अफेक्ट करेगा? क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? कितना पैसा रेंट के रूप में, कितना पैसा टैक्स के रूप में, कितना पैसा प्रॉफिट के रूप में, तो कितना पैसा वेजेस के रूप में। अरे बोलो। और क्या डिसाइड करेगा बजट? यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। भाई एग्री डिसएग्री में फेंक देगा क्वेश्चन। मतलब बजट के क्या क्या सिग्निफिकेंस है भी तुरंत 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, तो कौन कौन सा पार्ट? पहला पार्ट टैक्सेशन को लेके, दूसरा पार्ट एक्सपेंडिचर को लेके, तो तीसरा पार्ट पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शंस को लेके। तुरंत 3 हेडिंग डालो उसके आसपास। शुरू की 4 लाइन ऐसे यहाँ करो, फिर ऐसे करो, यहां से लेके यहां तक, ये हो गया टैक्स।
यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया पूरा एक्सपेंडिचर। और यहां से लेके यहां तक किसकी बात हो रही है बच्चे, बोलो, पॉलिसीज एंड रिसोर्सेस। तो ये आपका 3 पार्ट में हो गया सर। इसकी हेडिंग यूज करनी है, 100% यूज करना है हेडिंग, तब तो आंसर बेहतर होगा। क्यों इंडिया में बहुत सारे बिजनेसमैन इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर चले जाते हैं? रीजन क्या होगा? टैक्स रेट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, करप्शन होता है उससे बहुत ज्यादा, रोक रुकावट होती है। तुमको लगता है यार इतना ईज नहीं है बिजनेस करना, इतना आसान नहीं, कहीं और चले जाओ। ठीक है, अरे बोलो। क्लियर है? तुमको बेनिफिट्स तो पता है ना जीएसटी के, मतलब क्यों लाया गया था? पूरे देश में एक जैसा टैक्स होगा, जो नहीं हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, आप चलो सुनो, मैं पूरी बात, जब मैं कुछ बोलता हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोलता। आप सरकार की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वो खुद बताएंगे आपको, ये फेल हो गया अपना। क्या होता है, आओ हमारे देश में बनाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर वालों को अगर आप देश में बुलाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स रेट छोड़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। टैक्स रेट दूसरा है। इसलिए मैक्सिमम वेपन्स हम लोग आज भी कहां से खरीदते हैं? बाहर से। व्हाट इज द हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज एंड प्रोसीजर्स एंड रेट ऑफ टैक्स? जीएसटी आने से क्या हुआ, बहुत सारे जो टैक्स रेट्स थे वो एक हो गए। पहले क्या था? वैट। व्हाट इज वैट? वैल्यू एडिशन टैक्स। अभी सिर्फ क्या करना है आपको? जीएसटी कलेक्ट करना है, सरकार को दे देना है, एक ही चीज करना है बस। बोलते टैक्स रेट एक जैसा होगा तो उससे क्या होगा, क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट क्या बढ़ेगी? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एंड सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम। ये बेनिफिट्स थे किसके? जीएसटी के। किसके बोलो? जीएसटी के। जीएसटी का कंसेप्ट हमने सिंगापुर को देख के भी इंट्रोड्यूस किया था। वहां ऐसा है, वहां जूते पर और गोल्ड पर दोनों पे सेम टैक्स रेट है। अगर जूते पर भी 8% है तो गोल्ड पे भी 8% होगा। अपने ऐसा नहीं होता ना बेटा, अपने अलग अलग गुड्स पर अलग अलग टैक्स रेट है, तो फिर वो यूनिफॉर्म कैसे होगा ना? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम टैक्स होना हर गुड्स पर। पूरे इंडिया में ऐसा होना वो पॉसिबल नहीं है अपने देश में। हाँ, जीएसटी की एक अच्छी चीज ये होगी कि पहले कैसा होता था बच्चे, जैसे मान ले ये गुड्स जा रहा है यहां से, ये होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, तो ये मैन्युफैक्चरर ने पहले वैल्यू एड किया तो एक टैक्स, होलसेलर ने वैल्यू एड किया तो एक टैक्स। एक गुड्स पे कितनी बार टैक्स लगता था? अब सिर्फ एक ही बार लगता है। सरकार बोलेगी मैं तेरे से पैसा लेके रख रही हूँ, तो इससे पैसा लेकर रख ले, तो इससे पैसा लेकर रख ले, और एट द एंड ऑफ द डे किससे लोग कंज्यूमर? टैक्स रेट, टैक्स एक ही बार कलेक्ट हो, किससे लोग टैक्स रेट? ये कलेक्ट करेगा, फिर ये इसको देगा, अपने पैसे वापस लेगा। बोलो, फिर ये कलेक्ट करेगा अपने पैसे, और एट द एंड ऑफ द डे किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास। टैक्स तो एक ही बार लग रहा है, सिर्फ वो फ्लो हो रहा है। पहले कैसा हो रहा है, जहां जहां से नोट जाएंगे जिसके पास है वहां टैक्स, वैट फ्री मिलता है। वैट मेरे ख्याल से दिखा दो मैं आपको, मेरे ख्याल से पेट्रोल डीजल पर शायद अभी भी जीएसटी नहीं है पेट्रोल डीजल। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। फिर इसको बंद कर लेते हैं।